शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा। इसी भाव के साथ पूरी दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और त्योहारों को न सिर्फ आत्मसात किया है बल्कि शिरोधार्य किया है। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में दीपावली प्रकाश पर्व को आधिकारिक तौर पर शामिल किया है और इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हमारे साथ साझा करने के लिए केंद्रीय मंत्री संस्कृति और पर्यटन श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में और बहुत सारी अशेष शुभकामनाएं इस उपलब्धि के लिए। इस मान्यता के महत्व को अगर मैं चाहूँ आप थोड़ा विस्तार दें, इस टैग को। ये क्या है? सिर्फ एक टैग भारत की सांस्कृतिक डिप्लोमेसी, भारत के सांस्कृतिक वैल्यू को बढ़ावा देना, या हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी? देखिए, पहले मैं देश को आपके माध्यम से दर्शकों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे देश के महापर्व, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, दीपावली जैसे देश के सभी लोग मिलजुल करके, देश की सभी पूजा पद्धति के लोग, देश के सभी तरह की आस्था रखने वाले लोग देश में, दुनिया में जहाँ भी रहते हैं वह उत्साह के साथ में मनाते हैं। उस दीपावली को विश्व की धरोहर की सूची में नामित किया गया है। और निश्चित रूप से दीपावली केवल एक त्यौहार मात्र या दिए जलाने मात्र नहीं है, अपितु दीपावली एक उत्सव है, जो उत्सव समृद्धि का है, जो उत्सव संस्कृति का है, जो उत्सव परंपराओं का है और जो उत्सव सभी लोगों तक बराबर उसका लाभ पहुँचे, इस दृष्टिकोण से रचा गया, बुना गया उत्सव है। तो ऐसे त्यौहार को विश्व की धरोहर के रूप में नामित करना निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़े गौरव का विषय है। और इसके होने से भारत की सांस्कृतिक पहचान जो पूरे विश्व भर में नए सिरे से बन रही है, भारत जो पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। अब दीपावली के समय पर भी दुनिया भर के पर्यटक दीपावली को देखने के उद्देश्य से भारत की संस्कृति के प्रति जो कौतूहल है उसे समझने के लिए निश्चित रूप से भारत में आएंगे। और इससे चलते हुए भारत का पर्यटन भी बढ़ेगा और भारत की सांस्कृतिक पहचान जो है वो और अधिक प्रगाढ़ होगी। रिकॉग्निशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने इस टैग को मिलने के बाद भी कहा था कि हमारी जिम्मेदारी जो है वो कहीं और ज़्यादा बढ़ गई है। आपने ये भी कहा था कि एक दिया और जलाएं, उस जिम्मेदारी के साथ जो इस भावना के साथ आती है, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वैश्विक संदेश दे रही है। इसे आप कैसे समझाना चाहेंगे? मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने जब ये साइटेशन किया गया दीपावली का, तब भी मैंने अपने पहले रिस्पॉन्स में ये कहा था कि ये दीपावली जो है हम और का रिकॉग्निशन हमारे लिए एक नई जिम्मेदारी को लेकर के आया है। और वो जिम्मेदारी है कि दीपावली की परंपराओं को हम बिना किसी प्रदूषण के, बिना किसी विकृति के निरंतर जिस तरह से शताब्दियों से लोगों ने बना करके रखा, दीपावली केवल सरकारों ने या नियमों ने नहीं बनाई होगी। दीपावली परंपराओं से सदियों से गांव के एक छोटे से घर में बैठ कर के दिए बनाने वाले से लेकर के, कुम्हार से लेकर के, कपास उगाने वाले किसान से लेकर के, और मिठाई बनाने वाले मिठाई के हलवाई से लेकर के, दुकानदार से लेकर के, छोटे छोटे त्यौहार से जुड़े हुए सामान बेचने वाले से लेकर के, उन सब ने मिलजुल करके दीपावली को बनाई है। तो हमारा उत्तरदायित्व दीपावली की परंपराओं को बनाए रखने के साथ साथ में हमारा उत्तरदायित्व उन लोगों के प्रति भी है कि हम, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम वोकल फॉर लोकल हो जाएं, हम उन ऐसे परंपरागत रूप से दीपावली को के संवाहक जो हैं, जिन्होंने दीपावली को बनाए रखा, उस परंपरा को कायम रखने के लिए भी हम सब जिम्मेदारी के साथ में काम करें। जी बिल्कुल, लोकल इकॉनमी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। सर, आपने थोड़ी देर पहले बात की टूरिज़्म की, तो कल्चरल टूरिज़्म निश्चित रूप से 15 जो ऐसी चीज़ें हैं वो पहले से शामिल थी यूनेस्को की, और अब ये 16वां, ये हमारे लिए उपलब्धि है। आगे और हम किन चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे कि वो भी लिस्ट में शुमार हों, और आगे इस कल्चरल टूरिज़्म को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं या योजनाएं हैं? देखिए, भारत विशाल देश है, विविधताओं वाला देश है, हजार साल की सांस्कृतिक सातत्य का देश है, कंटिजिटी ऑफ 10,000 प्लस ईयर्स। और इस विविधताओं से भरे हुए भारत में अनेक तरह की सांस्कृतिक मान्यताएं और अलग अलग तरह के रंग हैं। क्राफ्ट है, कल्चर है, क्यूजीन है, कॉस्ट्यूम्स हैं, सबकी अलग अलग तरह की विविधताएं हैं, परंपराएं हैं, त्यौहार हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं।
और इसके अतिरिक्त हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं। अब तक भारत में 44 जो है वो मूर्त धरोहर और 16 दीपावली 16वीं धरोहर है, ऐसी अमूर्त धरोहर के रूप में नामित हुई है। अगले वर्ष के लिए मूर्त धरोहर के रूप में हम ऑलरेडी ओरछा को नॉमिनेट कर सके हैं, और इस जो अमूर्त धरोहर के रूप में जब 2 साल बाद में उसका नामांकन होगा, उसका डिस्कशन होगा, उसका डॉजियर ऑलरेडी हम छठ पूजा के लिए सबमिट कर चुके हैं। अगर मैं टेंजिबल असेट्स में के लिए बात करूं तो जो टेंटेटिव लिस्ट होती है वो लिस्ट हमारी, अगर उसमें एक भी नया न जोड़ा जाए और इसी पद्धति से हर साल में एक धरोहर ऐसी नामित करने की परंपरा जिसको बढ़ाने के लिए, जिसको समाप्त करने के लिए कि नंबर को बढ़ाना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे देश भारत सहित प्रयास कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता है तो अगले 60 साल तक हम करते रहें, उतनी लंबी सूची ऑलरेडी टेंटेटिव लिस्ट में पड़ी। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस तरह के प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 साल में हुए और जिस तरह की क्षमता भारत ने अर्जित की है डॉजियर्स बनाने की, डॉजियर्स को सबमिट करने की, इस बार भी जब दिवाली पर डिस्कशन हुआ, आईकॉमर्स ने और अन्य संस्थाओं ने जब उसको असेस किया डॉजियर को, उस डॉक्यूमेंट्स को जो भारत ने प्रतिवेदन किया, तो उस प्रतिवेदन को जब असेस किया तो दीपावली का नामित होना निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय था। लेकिन यूनेस्को के जो है सेक्रेटरीट ने उस पर लिखा, ICH सेक्रेटरीट ने, कि दिस बेस्ट डेवलप्ड प्रपोजल इट हैज़ कम फ्रॉम इंडिया, जिस पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। और पूरी दुनिया में भारत ने ये जो क्षमता अर्जित की, और हम जानते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह का काम करने का तरीका है कि भारत अगर कोई भी उपलब्धि हासिल करता है तो दुनिया के हर ऐसे देश जो पीछे रह गया है उसको उसका लाभ होना चाहिए। हमने देखा कोविड के समय हमने वैक्सीन बनाई तो दुनिया के सब देशों के साथ हमने साझा किया। भारत ने कोई भी उपलब्धि प्राप्त की उसको हमने सब देशों के साथ में उसको साझा करके और उसका लाभ सबको मिले इस दृष्टिकोण से काम किया। तो ट्रू सेंस में वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना हमारे मनीषियों ने दी, ऋषियों ने दी, उसको हम जो है अक्षर से स्वीकार करते हैं, केवल बात नहीं करते, वो कृतित्व में भी है। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछली बार जब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई, पहली बार भारत में आयोजित हुई, तब उन्होंने $1 मिलियन की ग्रांट यूनेस्को को घोषित की। और वो ऐसे देशों के लिए जो जिनके पास में इस तरह की कैपेसिटी नहीं है कि वो ठीक से अपने डॉजियर्स बना सकें, तो उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम उनको भारत में ट्रेन करें, इसके लिए $1 मिलियन की ग्रांट दी। तो निश्चित ही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, और ये जो क्षमता भारत ने अर्जित की है, इस क्षमता का लाभ सबको मिले, इसके लिए हम इसके साथ काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भारत की अप्रोच ही रही है खुद आगे बढ़ें और दूसरों को भी सहयोग करें। सर, जब हम जो सबका साथ सबका विकास जो है ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, सब जगह तक पूरी है। दुनिया में ये संदेश है और उसको हम चरितार्थ भी कर रहे हैं ज़मीन पर। सर, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि आज पोल्यूशन का क्या लेवल है, और दीपावली के मौके पर ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के भी जिस तरीके के ऑर्डर्स पिछले दिनों में निकले क्रैकर्स बैन को लेकर, तो इस तरह की सिचुएशन में जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और सस्टेनेबिलिटी भी और पर्यावरण के साथ मिलकर, तो ऐसे में जाहिर तौर पे मंत्रालय की तरफ से भी क्या कोशिशें होंगी या सरकार की तरफ से भी क्या कोशिशें होंगी, क्योंकि अब ये संदेश पूरी दुनिया तक है। दिल्ली का पोल्यूशन केवल दीपावली के पटाखों के कारण होता है या उससे बढ़ता है, ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसा है भी नहीं, हाँ, क्योंकि देश भर में पटाखे चलाए जाते हैं। दिल्ली से ज़्यादा पटाखे दूसरे जो है शहरों में शायद वहाँ भी चलाए जाते होंगे, लेकिन वहाँ ये संकट नहीं होता। दुनिया के दूसरे देशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर के ईव पे, अमेरिका में न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे कितने सारे क्रैकर शो होते हैं। मुझे लगता है केवल उसके साथ में देखना उचित नहीं होगा, उसके साथ में जोड़ना भी उचित नहीं होगा। लेकिन इतना अवश्य है कि जिस तरह की पोल्यूशन की परिस्थितियां दिल्ली में बनी है, उसके चाहे कारण कुछ भी रहे होंगे, दिल्ली की ज्योग्राफिकल लोकेशन उसका कारण हो सकती है, पराली जलाए जाने के कारण से जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी हो सकता है, दिल्ली का लोकल पोल्यूशन भी हो सकता है, दिल्ली में जो लोग संसद में खड़े होकर के सिगरेट पीते हैं वो भी शायद उसका कारण हो सकता है। लेकिन अंततः हर एक ऐसा विषय जो इस पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको अपने आचरण से, अपने व्यवहार से इस पोल्यूशन को किस तरह से, पोल्यूशन लेवल्स को कम कर सकें। हर एक स्टेक होल्डर्स की, केवल सरकार की नहीं, हर स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है। तो हमको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उस पर काम करना चाहिए।
जी बिल्कुल। और आखिर में मैं चाहूँगी इस सवाल का आप जवाब दें कि इस अप्रोच के साथ कि कैसे अपनी सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है और उसे आगे बढ़ाना, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सहभागिता आम लोगों की और जनता की भी होनी चाहिए। इसे लेकर मैं चाहूँगी आपका संदेश आज इस माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका और संसद टीवी का, दोनों का, कि इतना रेलेवेंट प्रश्न आपने मुझे किया और मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं इस विषय पर चर्चा कर सकूँ। देखिए, ये जो धरोहर है ये सरकार की धरोहर नहीं है, ये समाज की धरोहर है, ये देश की धरोहर है। और जब वे विश्व की धरोहर बन जाती है या न बने तो भी, जो हमारी विरासत है, इस विरासत का संरक्षण करते हुए हम विकसित हों। ये विरासत जो सदियों सदियों से जो है पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक हमारे पूर्वजों ने सहेज करके संजो करके रखी, इसको सहेज करके रखना और आने वाली पीढ़ी उनको जान सके, उनसे उनके प्रेरणा ले सके, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये सब जितने भी धरोहर इस तरह की है, चाहे वो परंपराओं की है, चाहे वो त्योहारों की है, या वो मूर्त धरोहर के रूप में हमारे किले, हमारे जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर हैं, या कोई हमारे पुरानी सभ्यताओं के अवशेष हैं, ये सब हमारे लिए एक इतिहास का हिस्सा है। और इतिहास से जुड़े रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को जोड़ने के लिए, उनसे प्रेरणा ले सके समाज, इसके लिए आवश्यक है कि ये एविडेंसेस बने रहें। और हर आने वाले इस वर्ष के साथ में, क्योंकि ये पुराने अवशेष हैं, पुरानी धरोहर हैं, इनकी उम्र बढ़ती है और उनके साथ में चुनौतियां भी बढ़ती हैं। इसलिए केवल सरकारों के आधार पर उनका संरक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि महत्ता इतनी है, और जैसा कहते हैं कि कोई भी समाज जब इतिहास से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कट जाता है, तो उसकी हालत ठीक वैसी होती है जैसी जड़ों से कटे हुए वृक्ष की होती है, वो कभी फलता फूलता नहीं। इसलिए हमारा जो है, आने वाले सदियों तक हम लोग इतिहास से प्रेरणा ले सकें, हमारी जनरेशन से इतिहास से प्रेरणा ले सकें, इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि हम इनको ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सहेज करके रखें। वो परंपराएं जिन्होंने हमें पहचान दी, वो परंपराएं जिन परंपराओं को पीढ़ियों तक लोगों ने सहेज करके रखा, वो कहीं लुप्त न हो जाएं, ये इस पीढ़ी के, क्योंकि वी आर नॉट द ओनर्स, वी आर द कस्टोडियंस ऑफ दोज ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस। हम उनके संरक्षक हैं। तो हम आने वाली पीढ़ी को जिस तरह हमको अपनी पिछली पीढ़ी ने हस्तांतरित किया, ठीक उसी तरीके से उससे बेहतर करके आने वाली पीढ़ी को हम हस्तांतरित करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सबको इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए सक्रियता के साथ में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। हम विकसित हों, लेकिन विरासत का संरक्षण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र के साथ में सभी लोग जुटें, इस तरह की अपेक्षा के साथ आपका फिर एक बार धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि छठ जो है वो अगली बार हमें ये लिस्ट में शुमार होता हुआ दिखाई दे, और निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जो भाव है वो बहुत पवित्र है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय के इस भाव के साथ भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के माध्यम से न सिर्फ देश, दुनिया, मानवता और समाज को एक नई दिशा, एक नई ज्योति, एक नई उम्मीद दे रहा है। तो इसी के साथ इस खास बातचीत में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।